नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज बहुत दिन बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ। मेरा चैनल हिंदुस्तान काइट लवर, जिसमें मैंने पीछे 2-3 महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले थे जिसमें काफ़ी व्यूज़ भी आए थे। आपने जैसा देखा होगा, मैंने पतंग के बारे में और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी दो यूट्यूबरों के बीच में, सावेज अली जिनका अमेजिंग काइट गैलरी है और दूसरा जो है यहाँ पे काइट कल्चर संजीव का, इन दोनों का जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर भी वीडियो बनाया होता। और जिस प्रकार से प्राइस हाइप हुई थी और जितने भी केसेस हो रहे थे मांझे को लेकर, वो भी मैंने बताया था। लेकिन ये पतंगबाजों की दुनिया है। आज जैसा कि मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो आज पतंगबाज की जो दिनचर्या होती है और पतंगबाजों की जो मस्ती होती है और पतंगबाजों का जो जमावड़ा लगता है रात में, उसके ऊपर ये वीडियो आज मैं बनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पतंगबाजी से लेके। पतंगबाजी एक ऐसा शौक है कि इसको बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी इस पतंगबाजी के शौक को पालता है या जिसके अंदर ये शौक होता है, उसका एक अलग ही जुनून होता है। उसके लिए ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना ही उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि कहाँ, जहाँ पे पतंगबाजी की बातें हों, जहाँ पे गेम लड़े और जहाँ पे उसको गेम लड़ाने का मौका मिले। पतंगबाज सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को पसंद करता है: गेम लड़ाना, गेम देखना और जब रात हो जाती है तो बैठ के चाय पीते समय सिर्फ पतंगबाजी की बात करना। वो सब भूल जाता है। अगर वो 2 गेम लड़ा के कभी काट लेता है और 200 गेम कट जाता है, लेकिन उन 200 गेमों के कटने की बात नहीं करता और हमेशा जाके हमेशा अपनी ज़िंदगी में वही 2 गेम जो बढ़े हुए होते वो बताता है। हम कानपुरियों की एक आदत है, हम 100 गेम कट जाए, लेकिन अगर किसी को 2 गेम काट लेंगे तो उसको ज़िंदगी भर उन्हीं गेमों को गाते रहेंगे। ये कानपुर की पहचान है। कानपुर में क्या है, पतंगबाजी कम है लेकिन पतंगबाजी की बातें ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें लखनऊ में, लखनऊ में एक से एक उस्ताद हैं, पतंगबाजी है, पतंगबाजों देखने वाले हैं, शौकीन हैं, पतंग लड़ाते भी हैं। लेकिन जैसा कि मैदान में हादसे हो रहे हैं, आए दिन गर्दनें कटी, जिस हिसाब से एक्सीडेंटल केस हुए मांझे को लेके, उस हिसाब से मैदान ख़त्म होते गए क्योंकि पुलिस की सख्ती रही। पतंगबाजों की डोर से कई लोगों का नुकसान भी हुआ, जिसकी वजह से मैदानों में पतंगबाजी बंद होती जा रही है। अब पतंगबाजी सिर्फ वहीं पे हो रही है जहाँ पर नदियों के किनारे हैं, सुनसान इलाके, रेती वाले इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई खतरा नहीं होता है। बात कर रहे थे लखनऊ के पतंगबाजों की, तो आपने बहुत सारे यूट्यूबरों के वीडियोस में लखनऊ के पतंगबाजों या कुछ गिने चुने 10-15 पतंगबाजें, दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, जहाँ पे नामचीन पतंगबाज 8-10-15 हैं, सिर्फ उन्हीं की वीडियो दिखाई जाती है। इन चैनलों में आपने देखा होगा, इनसे बड़े कोई खींचबाज नहीं है, इनसे बड़े कोई टेक्निकल नहीं बने, इनसे बड़े कोई उस्ताद नहीं बने। लेकिन आपको उस्तादों के बारे में एक और बता दूं कि उस्तादों में एक शकील जौनपुर भी हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि लखनऊ में जो पतंगबाज हैं शायद वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हो सकता है मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आए, उल्टे सीधे लोग बोलने वाले भी आएंगे, लेकिन हकीकत यही है। अभी हाल ही के दिनों में जो वहाँ पे वीडियोस बन रहे थे, उसमें 2-4 खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी सिर्फ खिंचाई के गुणगान गाए जा रहे थे। लेकिन मैं आपको भी एक वीडियो दिखाता हूँ और आप डिसाइड करिएगा कि वो गुणगान गाने वाले खिलाड़ी बड़े थे कि एक खिलाड़ी मुरादाबाद से आता है और पूरी पिक्चर को बदल देता है और यूट्यूब की कहानियों को दरकिनार करके वो ऐसा प्रदर्शन करता है कि लखनऊ के खिलाड़ी बीच में ही गेम बंद करना चाहते हैं और बंद कर भी देते हैं, और वो टीम जो मुरादाबाद से आई थी वो अपनी बात कहती है, वीडियोस बनाती है और ऑल इंडिया में डालती है। ऑल इंडिया हम लोगों का पतंगबाजों का एक चैनल होता है जिसमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और गिने चुने लोगों को ये बात पहुंचती है। लेकिन जब यूट्यूब में ये वीडियोस पड़ेगा तो आपको हकीकत का के बारे में आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं उस वीडियो को। हाँ जी, अब्बा क्या कहना चाहेंगे? 5 बजे अपना गेम बंद कर रहा है लाला से, हमारा गेम। शेखर भाई, आप अपनी एक बार हाथ दिखाएं। मतलब देखिए कितना खून बह चुका है। 7 काट दी, सत्य का पेज नहीं दे रहा और बेईमानी कर रहा। उससे पहले भी कोई 6 काट दी शायद। इससे पहले भी 6 काटी थी। कह रहा कि मुरादाबाद ये यंग ब्लड है, जवान यंग है बेटा, ये यंग। हाँ, खाने राव की टीम ऐसे वैसे कोई है हिंदुस्तान में, अल्लाह तौबा किसी से नहीं दबती। रहमत अली, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हो गया भाई, गेम बढ़िया लड़ा। लेकिन ये क्या पेज मांग रहे थे? और ये टीम खड़ी है इनकी, आप देखें, आप ये लाला की टीम खड़ी है, खामा खाई की चैलेंज करके गेम बंद कर रहे हैं। टिकट हमारे पास है, गेम आप बंद कर दो, टिकट हमारे हो गए। 4 पर्चे हैं, एक ये सत्य के साथ 4 पर्चे हैं सत्य के साथ। एक सत्ता रह गया था शेखर भाई का, किसी वजह से दूसरा सत्ता मार दिया है। लेकिन तकलीफ का आप आलम देखें, आंख में भी मतलब इनके काफी सुरखाई है, हाथ का आप यह देखें किस कदर खून बह गया।
और ये पूरी टीम है, लखनऊ आए हुए थे लड़ाने। टिकट दिया इनका, ले जाएंगे टमेटो अपना सामान अपने आप लेके जाएंगे। टमाटो उड़ गया सौदा। भाई साहब ये तंजीम भाई, रहमत अली, तंजीम भाई, ये आशू भाई खड़े हमारे। डाल दो, माजी की चल किलो ये डाल देना। अब मैं पूरे हिंदुस्तान के ग्रुपों में डाल दो, पूरे में हिंदुस्तान के ग्रुप में बात है सारे। अब्बा गेम बंद क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? ये नहीं कर रहा, घबरा रहा है, शेखर से घबरा रहा है। बोला है शेखर से अकेले हाथ पे लाल लड़ा रहा, हमने सिंगल पे छोड़ दिया, इतने जख्मी शेर को हम लड़वा रहे हैं। अरे भाई मरा तो तक पेज लड़ाइए आप, 4:45 पे गेम बंद कर रहा हो। सत्ता पे काट दिया, सत्ते का पेज नहीं दे रहा, तो 4 टिकट हमारे पास, हमसे बोले बंद कर, तो उतार लो, इनका माल कोई लड़ा रहा है, अपना माल लड़ाने आए भाई 165 किलोमीटर से। उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा ही बोल रहे हैं अब्बा। हाँ उल्टा सीधा बोलना है, बोले साहब मुरादाबाद में टांग दो, तो हम लखनऊ में टांग के जाएंगे भाई। 365 किलो। हाँ 365 किलो है, लखनऊ कोई छोटी मोटी जगह है भाई, 365 किलोमीटर से आए लड़ाने। देखिए पूरी टीम आई हुई थी आज ये। बदतमीजी अलग कर रहे हैं। मैंने कहा आगा उस्ताद से बात करो, नहीं भाई। आगा कौन होती है, आगा कौन होती है बताइए, इस तरह की ये बात पूरी करना, टीम आई हुई आगा थी कौन आज। होती है? और ये गेम लड़ा है बहुत अच्छा लाला से। 3 दिन से गेम लड़ रहा था, 2 दिन घट गए, लेकिन आज का गेम पूरा करा, मुकम्मल हुआ और अच्छा स्कोर रहा। बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा शेखर भाई का। तो एक बार मैं शेखर भाई को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, जो इन्होंने अपना योगदान पूरी टीम के लिए दिया, मेहनत करी। बहुत दिया, बहुत बढ़िया पेड़ है। नाम तो है यंग ब्लड। रहमत भाई आप कुछ कहें? पेड़ काटनी शेखर भाई ने, शेखर भाई ने, कोई नहीं काट सकता। जैसा कि आपने वीडियो देखा और अभी आपने वीडियो की वॉइस भी सुनी होगी, और जो हमारे चाचा मुरादाबाद के, उन्होंने बड़े गर्मजोशी से अपने यंग ब्लड के बारे में बताया और खिलाड़ियों के बारे में बताया, किस तरह से लड़ाई हुई। सामने वो खिलाड़ी लड़ा रहे थे जिनके आपने यूट्यूबों में 50 वीडियो देखे होंगे, उनसे बड़े कोई खिंचाई वाले नहीं होंगे लखनऊ के अंदर, और उनसे बड़े कोई पतंगबाज नहीं होंगे। हालांकि लखनऊ पतंगबाजी का गढ़ है, कुछ लोग उसको यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, लेकिन वो 8-10 पतंगबाज ही लखनऊ में नहीं रहते, वहाँ पे 200-300 पतंगबाज हैं जिनको लोग नहीं जानते और शायद उनसे भी बेहतर पतंगबाजी लड़ाते हैं। बात करते हैं, जैसे बात चर्चा कर रहे थे कि जैसे खिलाड़ी मुरादाबाद के शेखर आए थे। बहुत कम लोग यूट्यूब में शेखर को नहीं देखा होगा, लेकिन छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है कि इन्होंने अंधी चुक्की काट दिया। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत कम मुरादाबाद से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब भी निकलते हैं तो ये कुछ नया ऐसा कर जाते हैं कि पतंगबाजों के जहन में इनका नाम हमेशा रहता है। केस मैं बताता हूँ एक कानपुर का। एक बार शेखर भाई कानपुर में आए थे। यहाँ का बहुत पुराना क्लब है ताज काइट क्लब, जिसमें हमारे जावेद भाई कप्तान हैं और मैंने भी उसमें पतंग लड़ाई है। उसमें काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भैया दुर्मुट, शाहिद अली, रिजवान भाई, चांद भाई और भी पुराने बहुत सारे खिलाड़ी उसमें लड़ा के निकले हैं और अलग अलग क्लबों में आज लड़ा रहे हैं पतंग। बात बहुत पुरानी है। कोयला नगर कानपुर में गेम लड़ रहा था और शेखर भाई ने एक पतंग से काफ़ी पतंगें काट दी थी। सत्ता भैया दुर्मुट ने रोका था आखिरी में, लेकिन रोकने के बाद भी उसने शेखर ने 2 बैक टू बैक, एक सत्ता एक छक्का पतंग काट दी थी, जिसमें कानपुर 32-34 टिकटों से खट गया था। मुझे अप्रॉक्स इतना टिकट का याद नहीं है, लेकिन टिकट का मामला यही था। तो आप इस खिलाड़ी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी किस लेवल का खिलाड़ी, शांत खिलाड़ी जो अपनी पतंग से जवाब देता है। कुछ लोग अपने मुंह से जवाब देते हैं और कुछ लोग यूट्यूब में वीडियो बना के जवाब देते हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब की आदत पड़ गई है। अब पतंगबाजों की बात करें तो नाम बहुत बड़ा आगा उस्ताद का भी है। जैसे मैंने कहा, उस्तादों में उस्ताद आगा उस्ताद हैं। उन्होंने जवानी से लेके आज तक बहुत सारे खिताब जीते भी हैं और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कई प्लेटफॉर्म की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे मैसेजिंग है, तो उसमें सब हिंदुस्तान में बहुत से लोग आगा उस्ताद को जानते हैं। ऐसे ही आगा उस्ताद की तरह बहुत ही काबिल खिलाड़ी जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, जिनका नाम है शकील जौनपुर। आज वो उस्तादों के उस्ताद हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे पतंगबाजी करी है जिसके हिंदुस्तान में बड़े बड़े उस्ताद भी उनको अपना उस्ताद मानते हैं। तो आप एक नाम ये भी जहन में बैठा लीजिए कि शकील जौनपुर भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। जब वो अपनी पतंगबाजी करते थे तो बड़े बड़े खिलाड़ी जो अपने आपों में उस्ताद लगाते हैं, बड़े अपने आप में खिलाड़ी लगाते हैं। हमारे जैसे मरहूम एक भाई थे छोटा ग्यास, वो गए थे जौनपुर में और उन्होंने कई पतंगों में काप ठड्डे छील दिए थे। तो उस्ताद हंसकर बोले थे कि बड़ी पतंगों के काप ठड्डे नहीं झेले जाते हैं, और उन्होंने उस पतंग से पकड़ के शायद 17 या 18 पतंग एक पतंग से काट दी थी। उस दिन छोटे ग्यास ने कहा था कि हमने बहुत पतंगबाजों से पतंगबाजी की है, लेकिन जो उस्ताद आपसे पतंगबाजी की और जो पेच हमने देखे वो एक अलग ही पेच थे। खैर, ऐसे बहुत सारे उस्ताद हैं, इदरीस उस्ताद हैं और भी लखनऊ में उस्ताद हैं। जैसे हमारे बहुत सी सीनियर खिलाड़ी हैं, सिम्मी भाई हैं, और भी जैसे अभी एज होती जा रही है, क्योंकि पतंगबाजी एक ऐसा टाइम है, टाइम निकलते टाइम नहीं लगता है।
क्योंकि पतंगबाज का रवैया ये होता है कि रात को 12-1 बजे तक सिर्फ पतंगबाजों की बातें करनी, घर में कलेश हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना नहीं है। उसको सिर्फ बाजों के साथ में गुट में चाय पीनी है, सिर्फ पतंगबाजों के अपने गुणगान करने हैं, पतंग देखनी है, मंजा देखनी है, सिर्फ उतनी ही बातें रहती है उसके जीवन में, ना उसके जीवन में कोई रिश्तेदारी रहती है। वो कोई भी प्रदेश की टीम आती है तो उसके लिए चाय, समोसा और जितना स्वागत हो सकता है वो करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसका कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसके लिए वो सारी मानसिकता बदल जाती है। हो सकता है कि रिश्तेदार आता हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पतंगबाजों से अगर कोई परदेसी आ गया तो दिन रात वहीं पे बैठा रहेगा। ये पतंगबाजों की दास्तां है जो पूरे हिंदुस्तान में सब एक ही रवैये के पतंगबाज आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात होगी। अब रही बात मांझे की, पतंगबाजों की। मांझा जैसे आपने देखा कि अभी मंझे के चक्कर में मंझे को बचा के लेके कितने सारे वीडियोस बने, कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, किसी ने सस्ते मांझे को प्रमोट किया, किसी ने महंगे मांझे को प्रमोट किया, किसी ने धुरंधर पहने मांझों को प्रमोट किया और आखिरी में वो लड़ाई हुई। लड़ाई में मैं भी शामिल था, लड़ाई में मैंने सावेज अली का साथ दिया क्योंकि उसको वहां पे उसके साथ गलत हरकत की गई थी जिसका मैंने विरोध किया, और उन मांझों का भी विरोध किया जो मांझे अब भारत में जानलेवा बन रहे हैं, सिंथेटिक मांझे बन रहे हैं। खैर वो लड़ाई खत्म हुई, उन लोगों ने कंप्रोमाइज किया, शादी का माहौल था, रिफाकत भाई की शायद शादी थी लड़के की, सब लोग वहां पतंगबाज मिले, गिले शिकवे दूर हुए, उस बात को खत्म हो गए। जो सस्ते मांझों का प्रमोशन कर रहे थे वो दोबारा से उन सारे कारीगरों के मांझे बेचने लगे। क्यों? क्योंकि पतंगबाजी के साथ साथ घर के खर्चे भी चलाने हैं। पतंग जब बेचेंगे, मांझे जब प्रमोशन करेंगे और जब महंगे मांझे बेचेंगे तो घर के खर्चे चलेंगे। क्योंकि पतंगबाज जो दुकानदार पतंगबाजों को मांझा पतंग देता है, पतंगबाज ये चाहता है कि मांझा चाहे 3,000 का मिले चाहे 4,000 का मिले, लेकिन हम इससे पेच काट दें। वो पतंग और मांझे में कोई कंजूसी नहीं करता, लेकिन अगर मैदान में जाएगा तो वो चाय और पानी की कंजूसी करेगा। हो सकता है दूसरे का पानी पीने की सोचे, हो सकता है दूसरे का समोसा खाने की सोचे, लेकिन वो भूखों मर जाएगा, प्यासों मर जाएगा, लेकिन अपने ऊपर 10, 20, 50 रुपए नहीं खर्चा करेगा, लेकिन मांझे के ऊपर वो 3-4 हजार रुपए खर्चा कर देगा, भले उसको पतंग लड़ानी ना आती हो, क्योंकि उसके दिमाग और जहन में बैठा है कि अगर हम ये मांझा 4,000 का उड़ाएंगे तो ही हम काट पाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि 2,000-2,500 के जो मांझे हैं वो सब एक ही ढर्रे के मांझे हैं। अब हमारे कानपुर में बहुत बड़े एक पतंगबाज हैं, पतंगबाज नहीं कहूंगा मैं, उन्हें दीवाना कहूंगा। पतंगबाजी का दीवाना मैंने इतना बड़ा दीवाना नहीं देखा, जिसको दिन में पतंग, रात में पतंग, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको पतंग। अभी भी वो सिर्फ पतंगबाजी की बात करता है, वो अपने मुंह से कहता है मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, मेरे लिए पतंग ही सब कुछ है। जिनका नाम है विशाल चौबारा। विशाल चौबारा वो शख्सियत का नाम है जो सुबह से उठते हैं और 10, 20, 50 पान खाते हैं और सुबह से उठ के सिर्फ पतंगों को ढूंढते हैं, मांझे को ढूंढते हैं, मैदान में लड़ाते हैं। रात को 12-1 बजे तक उनके घर में कलेश होता है, लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं, घर से भगा दिए जाएं, मारे जाएं, लेकिन उनको पतंग की बात करनी है, पतंग लड़ानी है, पान खाना है। ऐसे ही हर एक उस्तादों के अपने शागिर्द होते हैं, और जो शागिर्द होते हैं वो अपने उस्तादों की बुराइयां नहीं सुन सकते हैं। शायद अगर इतनी पढ़ाई में उस्तादों की बात मानी होती तो आज पतंगबाज की जगह कहीं बहुत बड़े इंजीनियर होते, क्या बहुत बड़े अकाउंट होते। लेकिन खैर ये पतंगबाजी का शौक है, और पतंगबाजों का जुनून ऐसा होता है कि वो जुनून सर पे चढ़ के बोलता है। उसके लिए परदेसी रिश्तेदार होता है जो बाहर से आता है, ट्रेन से या प्लेन से, जैसे भी आता है। प्लेन से तो बहुत कम आते हैं, सिर्फ हैदराबाद वाले आते हैं। अगर ट्रेन से ही आते हैं और सोचते हैं कि अगर नाश्ता नहीं मिला तो पूरे हिंदुस्तान में गाएंगे कि हमको नाश्ता नहीं दिया गया, वो 200 रुपए के नाश्ते के लिए पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे, लेकिन वो मांझा 4,000 का उड़ाएंगे। आप बात समझ सकते हैं कि पतंगबाजों की सोच भी किस तरीके की हो सकती है। बहुत से लोगों जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत बुरा भी लगेगा कि इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। ऐसे ही कलकत्ता एक शहर है, एक शहर क्या, कलकत्ता बहुत पुराना शहर है, और हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए थे तो कोलकाता से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे भी पतंगबाजी का जुनून सर पे चढ़ के बोलता है, लेकिन वो सर पे बोलता तो है, साथ में वो खिलाड़ियों को खरीदने भी लगता है। खरीदने का तात्पर्य ये है कि बहुत से जो भूखे नंगे खिलाड़ी होते हैं, तो हमेशा याद रखिए, जो क्लब चलाता है, जो क्लब का मेन ऑनर होता है, उसको 2-4 खिलाड़ी पालने ही पड़ते हैं। ये क्लब का एक नियम है, क्योंकि जब तक क्लब में 2-4 पालन करता नहीं होगा तो 2-4 जो गरीब तबके नहीं होते, मक्कार होते हैं। क्योंकि पतंगबाज अगर चाहे तो मेहनत करके भी महीने में अपनी एक चरखी ला सकता है, लेकिन उनकी मक्कारी की आदत ऐसी पड़ी होती है कि वो सिर्फ दूसरों के सहारे पलते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को हमारे कलकत्ता वाले दिल खोल के खरीदते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं, और वो दिन रात वहाँ पे अपना दिन काटते हैं।
ये बात हो गई कलकत्ता के खिलाड़ियों की, क्योंकि वो इतने शौकीन होते हैं, खुद तो लड़ाते लड़ाते लखनऊ से हो, चाहे वो मुरादाबाद से हो या इलाहाबाद से हो, उनके 2-4 खिलाड़ी हमेशा फ़ोन पे कांटेक्ट में बने रहते हैं, फ़ोन करते हैं, वो ट्रेन पकड़ के जैसे भी करके जनरल बोगी में खड़े होकर कलकत्ता पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फाइनेंसर ने उनको याद किया है। आप बात समझ सकते हैं कि पतंगबाजी और पतंगबाज किस टाइप के लेवल के लोग होते हैं। जो अच्छी पतंग लड़ाते हैं, अगर 100 की बात करोगे तो 100 में बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो खिलाड़ी दूसरों के माध्यम से पाले पोसे जा रहे होंगे। अब बात करते हैं कानपुर की, फिर से मैं बात करूंगा। कानपुर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्या, अगर 100 की बात करोगे तो 80% ऐसे ही लोग मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि ये किस्सा अभी बहुत आगे तक जाएगा, तो इसको मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक आप मेरी बात को समझे होंगे। आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मांझे का खेल दोबारा से चालू हो गया है, किस तरह से गुटबंदी हो गई है और किस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि सीजन मांझे पतंग का आ गया है। तो किस तरह से भोली भाली जनता और खिलाड़ियों को लूटा जाएगा, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कौन कौन से इसमें अब दांव पेच आगे दिखाए जाएंगे बचने के, बचाने के। तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए हिंदुस्तान काइट लवर्स में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अब आपको लगातार अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।